आज का टॉपिक है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सो फार वी हैव डिस्कस्ड दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। कह रहा है अभी तक हम पढ़ के आ चुके हैं कि वाटर और मिनरल्स जो है प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमने पढ़ लिया वो किस तरीके से होते हैं, जाइलम के थ्रू होते हैं बेटा। अब क्या कह रहे हैं, नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस particularly photosynthesis are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant। अब कह रहे हैं अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें पढ़ना है कि जो भी प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उससे जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो लीव से प्लांट्स के अदर अदर पार्ट्स में कैसे पहुंचता है। अब ये चीज आपको बेटा ध्यान रखनी है कि जो प्लांट्स की लीव्स होती है बेटा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहीं पे होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो बेटा वो इन्हीं लीव्स में होता है, प्लांट्स की लीव्स में। तो अब यहां पे अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो इसके कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे बेटा। प्रोडक्ट्स के अंदर जनरली इसमें क्या बनता है, इसके प्रोडक्ट में बेटा बनता है हमारे पास ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। जिसमें से ऑक्सीजन तो ये बाहर निकाल देता है जो कि हम इनहेल कर लेते हैं, और जो वाटर है बेटा वो तो प्लांट के अंदर या तो इवेपोरेट हो जाता है या प्लांट के अंदर ही कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। और जो एनर्जी है, जो फूड है, वो ये लीफ जो है वो प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचा देती है। और किसके थ्रू पहुंचाती है, फ्लोएम के थ्रू पहुंचाती है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। कह रहे दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इज अकर इन द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, कह रहे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ट्रांसलोकेशन। यानी कि जब लीफ से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है यानी कि जो ग्लूकोज वगैरह है जब प्लांट्स के अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और जो टिश्यू इसको करने में मदद कर रहे हैं उस टिश्यू को बोलते हैं फ्लोएम। दो चीजें यहां पे आ रही हैं, ध्यान से सुनो। जो जब यहां पे ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो इसका जो प्रोसेस है, जो ये तरीका है बेटा, जो काम कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और जो टिश्यू इसको करने में मदद कर रहे हैं उस टिश्यू को बोलते हैं फ्लोएम। अब क्या बोल रहे हैं आगे, कह रहे हैं बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। कह रहे सिर्फ फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट है सिर्फ उसी को ये ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये और भी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे अमीनो एसिड को भी ट्रांसपोर्ट करता है या कोई और अदर सब्सटेंस को भी यहां पे ट्रांसपोर्ट करता है। These substances are especially delivered to the storage organs of roots, fruits, seeds and to other organs। ये जो फ्लोएम है बेटा, ये जो चीज ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ये जनरली करता कहां है बेटा, तो ये जनरली करता है बेटा रूट्स को, फ्रूट्स को, सीड्स को एंड अदर ग्रोइंग ऑर्गन्स को। अदर ग्रोइंग ऑर्गन्स का मतलब है बेटा कि ऐसे ऑर्गन्स को जो ग्रो करते हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। Then the translocation of food and other substance takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cell both in an upward and downward direction। अब कह रहे हैं कि जब ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है ना बेटा खाने को, जो फूड बन रहा है या जो अदर सब्सटेंस है, तो इस फ्लोएम के अंदर ना दो चीजें होती हैं बेटा। एक तो होती है सीव ट्यूब जो कि वेसल की तरह होती है, एक पाइप की तरह होती है, और एक होता है बेटा इसके अंदर कंपेनियन सेल, एक होता है इसमें कंपेनियन सेल। इन दोनों की मदद से ये जो फ्लोएम है बेटा ये उस फूड को प्लांट के अपर पार्ट में भी भेज देती है और प्लांट के लोअर पार्ट में भी भेज देती है। यानी कि क्या बोलना चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि जो फ्लोएम है ना वो फूड को दोनों डायरेक्शन में भेजता है। ऊपर भेजने की जरूरत है तो ऊपर भी भेज देता है, नीचे भेजने की जरूरत है तो नीचे भी भेज देता है। जबकि पानी के साथ बेटा ऐसा नहीं होता था, पानी जो है ना वो सिर्फ नीचे से ऊपर जाता था, जबकि फूड दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। ये नीचे से ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से नीचे भी जा सकता है। और किसकी मदद से जाता है बेटा, ये फ्लोएम के अंदर दो चीजें होती हैं बेटा, एक सीव ट्यूब और एक कंपेनियन सेल। इन दोनों चीजों की मदद से ये फूड जो है ऊपर और नीचे जा पाता है। देन आगे क्या बोल रहा है बेटा, आगे कह रहा है अनलाइक ट्रांसपोर्ट एंड जाइलम व्हिच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल फिजिकल फोर्सेस दैट ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। तो कह रहे हैं कि जैसे फ्लोएम के अंदर जैसे जाइलम के अंदर होता था ना, जाइलम के अंदर तो हमें एक्सटर्नल उसकी जरूरत होती थी, जैसे कि रूट्स की एनर्जी हम ले रहे हैं या ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है एक एक्सटर्नल प्रोसेस जो है जिससे पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कह रहे हैं यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे एनर्जी चाहिए होती है हमें। फ्लोएम को अगर ट्रांसपोर्टेशन करनी है खाने को ऊपर या नीचे जाने के लिए तो इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एनर्जी मदद करती है फ्लोएम को ऊपर या नीचे खाने को पहुंचाने में। जबकि पानी के साथ ऐसा नहीं होता,
जैसे पानी कौन डिलीवर करता था बेटा? जाइलम। जाइलम को ऐसा कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती थी। जाइलम क्या करता था कि जो रूट्स में रूट्स होती हैं उससे पानी को सक कर लेता था या एब्जॉर्व कर लेता था, और या फिर जब प्लांट्स इवेपोरेशन करता था या फिर ट्रांसपिरेशन करता था, यानी कि प्लांट्स का जो एरियल पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, जब वो ट्रांसपिरेशन करता था तो उससे एक सक्शन प्रेशर जनरेट होता था, जिससे प्लांट का पानी ऊपर चला जाता था, यानी कि रूट से प्लांट का पानी ऊपर चला जाता था। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। फ्लोएम को अगर फूड डिलीवर कराना है तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी बेटा? एनर्जी की। तो अब देखो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है मटेरियल लाइक सक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो अब यहां पे क्या बोल रहा है बेटा? यहां पे कह रहे हैं फ्लोएम को हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो काम कर सके। फ्लोएम को बेटा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये प्रॉपर काम कर सके, ताकि ये फूड को ऊपर नीचे पहुंचा सके। तो इसके लिए हमें इसको कौन सा मटेरियल देना है? इसके लिए हमें इसको देना है सक्रोज। इसके लिए हमें इसको क्या देना बेटा? सक्रोज। ये सक्रोज क्या होता है बेटा? ये शुगर वाला सब्सटेंस होता है, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो शुगर से बना हुआ है, मतलब ठीक है। तो ये जो है फ्लोएम को दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये क्या कर सके? ताकि ये खाने को ऊपर या नीचे पहुंचा सके। फिर क्या बोल रहा है बेटा? दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव्स इनटू इट। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू व्हिच हैव लेस प्रेशर। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। मान लो ये प्लांट है, यहाँ पे हमारा जो है ना फ्लोएम टिश्यू है जो फूड को डिलीवर कराना चाहता है। अब यहां पे हुआ क्या है? यहां पे ये बेचारा यहीं पे अटक गया, ये बेचारा यहीं पे अटक गया है। तो यहां पे हमें इसको एक ऑस्मोटिक प्रेशर देना पड़ेगा। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा? ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि यहां पे हम क्या करेंगे? पानी का फ्लो करवाएंगे। बेटा हम नहीं करेंगे, ये प्लांट खुद ही करता है बेटा। यहां पे पानी का फ्लो होगा और उससे होगा क्या कि ये जो फ्लोएम में के थ्रू जो फूड यहां पे स्टक हो चुका था, जहां पे अटक चुका था, ये पानी इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा और इससे होगा क्या? खाना ऊपर की तरफ चला जाएगा। मतलब आप ये समझो कि एक पाइप है, एक पाइप के अंदर कुछ चीज अटक गई है, तो उसको अगर मुझे बाहर निकालना है तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? मुझे उसमें हाई प्रेशर से पानी अंदर भेजना पड़ेगा, जिससे ये जो मटेरियल है, ये जो सब्सटेंस है, ये आगे की तरफ निकल के उस ट्यूब से बाहर आ जाए। तो कुछ इसी प्रेशर की जरूरत होती है खाने को डिलीवर कराने के लिए। कुछ इसी प्रेशर की बेटा जरूरत होती है खाने को डिलीवर कराने के लिए। तो आगे देखो क्या कह रहा है? फॉर एग्जांपल इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट्स और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बड व्हिच नीड्स एनर्जी टू ग्रो। तो अब देखो एग्जांपल के लिए कह रहे हैं, जैसे जब स्प्रिंग का सीजन होता है बेटा, आपको पता है ना स्प्रिंग एक सीजन होता है हमारे इंडिया में। तो स्प्रिंग जो सीजन होता है बेटा, उसमें क्या होता है? जो रूट्स और स्टेम होती है ना, उसमें शुगर स्टोर हो जाती है। शुगर है क्या? एक तरीके का ग्लूकोज है, जो फूड कह सकते हो आप। तो वो कहां स्टोर हो जाती है? रूट और स्टेम में। अब इसको जो है ना हमें बड तक पहुंचाना है। बड क्या होता है बेटा? जो फ्लावर होते हैं ना, फ्लावर, तो उसमें बड होता है जो फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, एक तरीके से फ्लावर की फॉर्म ले लेता है एक तरीके से। तो उस तक पहुंचाना है। तो उस तक पहुंचाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर देना पड़ेगा। यानी कि वो जो रूट और स्टेम में जो शुगर स्टोर है बेटा, उसमें हमें वाटर का प्रेशर देना पड़ेगा। वाटर इस शुगर को कहां रीच करवा देगा? इस बड तक रीच करवा देगा। अब हमारे पास बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यहां पे रह गया है, जो कि है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। देखो हमने यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स बेटा कवर कर लिए हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले तो करा था न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि कैसे हम खाना खाते हैं। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे डाइजेशन का, कि कैसे खाना हमारा डाइजेस्ट होता है। फिर हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, कैसे रेस्पिरेशन जो है हमारे खाने को ब्रेक करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है और ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। फिर हमने पढ़ा बेटा ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन में कैसे कैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब लास्ट आता है कि जो हमने खाना खाया और जो डाइजेस्ट हुआ, उसमें जो वेस्ट है बेटा, वो कैसे बाहर जाएगा। अब वेस्ट आपको पता है बेटा, वेस्ट हमारी बॉडी से दो तरीके से बाहर जाते हैं, एक सॉलिड वेस्ट और एक लिक्विड वेस्ट। तो हमें यहाँ पे सॉलिड वेस्ट तो ऐसा नहीं पढ़ना, क्योंकि सॉलिड वेस्ट तो आप डाइजेशन वाले चैप्टर, डाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट में बेटा पढ़ के आ चुके हो कि सॉलिड वेस्ट कैसे बाहर आता है, एनएस से आता है। अब हमें पढ़ना है यहाँ पे लिक्विड वेस्ट के बारे में, कि लिक्विड वेस्ट हमारी बॉडी से कैसे बाहर आता है बेटा। लिक्विड वेस्ट जो होता है हमारी बॉडी से किस तरीके से बाहर आएगा, यही जो है हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो अब ये किस मेथड से होता है बेटा? इस मेथड को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो पढ़ते हैं इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। कह रहे हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। कह रहे हैं हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं बेटा कि जो हमारी बॉडी के गैसियस वेस्ट होते हैं वो कैसे हम एक्सक्रीट करते हैं, कैसे हम बाहर निकालते हैं। जैसे रेस्पिरेशन वगैरह में हमने देखा था ना कि जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो ब्रीद आउट करते टाइम जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर आ जाता है।
तो ये हम पढ़ के आ चुके हैं, ये गैशियस वेस्ट है बेटा, गैशियस वेस्ट जो हमने पढ़ लिया है। कह रहे हैं अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेट नाइट्रोजस मटेरियल व्हिच नीड्स टू बी रिमूव। लेकिन इसके अलावा हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज बेटा चलती रहती हैं, और भी बहुत सारे काम चलते रहते हैं। तो जब वो काम चल रहे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी में कुछ नाइट्रोजस वेस्ट प्रोड्यूस होते रहते हैं बेटा। जैसे आप ये देखो, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता था? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो हम बाहर निकाल देते थे। ऐसे ही जब हमारी बॉडी में और भी एक्टिविटीज बेटा होती रहेंगी, तो उससे हमारी बॉडी में नाइट्रोजस वेस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये नाइट्रोजस वेस्ट जो है बेटा, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। अगर ये हमारी बॉडी में रह गए तो ये हमें मतलब मार सकते हैं। तो ये टॉक्सिक होते हैं बेटा, नाइट्रोजस वेस्ट। अब क्या बोल रहे हैं? द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो कह रहे हैं अब वो प्रोसेस जो इन हार्मफुल वेस्ट को क्या करेगा? हमारी बॉडी से बाहर निकालेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। वो प्रोसेस बेटा जिसमें ये वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलेंगे, इसको क्या बोल रहे हैं हम? एक्सक्रीशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिएट स्ट्रेटेजी टू डू दिस। अब हर ऑर्गेनिज्म जो है इस वेस्ट को कैसे कैसे बाहर निकालते हैं, वो अलग अलग होता है बेटा, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो हमारा बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक ऑर्गन है बेटा। हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जो इस लिक्विड वेस्ट को क्या करता है बेटा? बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है। इसी तरीके से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो क्योंकि सिंगल सेल के होते हैं, तो उनकी बॉडी में तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता वेस्ट को बाहर निकालने का। तो वो क्या करते हैं? वो डिफ्यूजन का प्रोसेस करते हैं बेटा, डिफ्यूजन का। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बेटा, डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है? डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है कि एक जगह लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, एक जगह हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, और जो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला एरिया होता है बेटा, वो उस चीज को लो कॉन्सेंट्रेशन में पहुंचा देता है। जैसे कि मान लो एक अमीबा है, ये मान लो अमीबा है। अब इसके अंदर वेस्ट का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो अंदर वेस्ट भरा पड़ा है, और बाहर एनवायरनमेंट में लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो वेस्ट बॉडी से क्या चला जाएगा बेटा? बाहर चला जाएगा। क्योंकि जो जो ट्रांसपोर्ट होता है ना बेटा, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो इसलिए जैसे अगर एक अमीबा है, तो अमीबा क्या करेगा? अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए वेस्ट, पहले उसकी बॉडी में वेस्ट का हाई कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। अगर उसकी बॉडी में वेस्ट का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो फिर वो वेस्ट बॉडी से बाहर आके लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में चला जाएगा। ये यूनिसेल्युलर में होता है। बट हम मल्टी सेल्युलर में ऐसा नहीं होता बेटा। हम मल्टी सेल्युलर में हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आप हम ह्यूमंस का देख लो बेटा, हम ह्यूमंस में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो इस वेस्ट को बाहर निकालते हैं। अब आगे देखते हैं बेटा क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं मेनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू सराउंडिंग वाटर। देखो आगे है ये वाली बात। कह रहे हैं बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा, कि जो उनकी बॉडी का वेस्ट होता है वो कैसे रिमूव करते हैं बेटा? वो रिमूव करते हैं डिफ्यूजन से। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, डिफ्यूजन से करते हैं। और डिफ्यूजन होता क्या है? जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन से जो वेस्ट है वो कहां चला जाएगा? लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में चला जाएगा। ये यूनिसेल्युलर में होता है, यानी कि अमीबा वगैरह में। जबकि आगे क्या बोल रहा है? एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेसेस, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। जबकि जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, इनकी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं बेटा, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो इस फंक्शन को परफॉर्म करने देते हैं। देन आगे क्या बोल रहे हैं बेटा? अब आगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बता रहे हैं। हमें एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में भी पढ़ना है, और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में भी पढ़ना है, कि ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाता है। अब पेपर के लिए ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन विद डायग्राम। विद डायग्राम आपको बेटा यहाँ पे इसको करना है। पेपर में आपके पास डायग्राम भी आ सकता है, और कंटेंट तो आएगा ही आएगा। ठीक है। और डायग्राम ना दो तरीके से आता है बेटा। डायग्राम या तो आपको बनाने के लिए आ जाएगा, नहीं तो ना लेबलिंग के लिए आ जाएगा बेटा। लेबलिंग में क्या होगा? आपको ना डायग्राम दे देगा, जैसे आपको डायग्राम बना के दे देगा, फिर उसके बाद क्या बोलेगा? उसके बाद ना यहाँ पे ना इसको हाइड कर देगा। जैसे कि मान लो इस पार्ट को उसने हाइड कर दिया, मतलब हाइड मतलब कि लिखा ही नहीं होगा कुछ, और इसकी जगह ना बॉक्स बना होगा, और आपको कहेगा कि बताओ ये क्या है। तो अगर आपको डायग्राम बेटा आता होगा तभी आप इसका आंसर कर पाओगे कि ये क्या है। तो इस तरीके से आपके पास पेपर में आ सकता है, और वरना आपको इसको याद करना होगा, मतलब आई मीन याद करना होगा, मतलब बनाना सीखना होगा घर पे प्रैक्टिस करके। अब देखते हैं किस तरीके से ह्यूमन बींग्स पे पूरा वेस्ट बेटा बाहर आता है। तो ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा कॉन्सेप्ट है ये। कह रहा है द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूट्रस, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। अब क्या क्या है यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, मैं हाईलाइट करूंगा। देखो यहाँ पे एक तो पेयर ऑफ किडनी है, देखो ये रही किडनी।
जो किडनी होती है ना, जैसे हमारी किडनी बीन्स होते हैं ना, किडनी बीन्स आपको पता होगा बेटा, राजमा को बोलते हैं, राजमा। आपने तो सुना ही होगा, राजमा तो बहुत ही फेमस है। तो किडनी बीन जो है राजमा, ये उसकी शेप का होता है, देखो शेप का, ये देखो ये राजमा की शेप का है, ठीक है। साइज में बड़ा होता है, नो डाउट, राजमा जितना साइज होता है इसका, काफी बड़ा साइज होता है। तो ऐसे दो किडनी हमारे पास है बेटा, ऐसी दो किडनी हमारे पास है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या है यहाँ पे, और है बेटा यहाँ पे अ पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर क्या है बेटा, यूरेटर वो पाइप है जहां से वेस्ट बाहर आएगा, मतलब बाहर मतलब हमारी बॉडी से बाहर नहीं आएगा, मतलब आगे जाएगा, पास होगा। देखो मैं हाईलाइट करता हूं बेटा इसको, देखो ये रहा, ये यूरेटर है, ये रहा, जिसको मैं ब्लैक ब्लैक हाईलाइट कर रहा हूं। इधर से एक ये पाइप ये रहा, एक पाइप ये रहा, दोनों किडनी के पास अपना अपना एक एक पाइप होता है बेटा यूरेटर का। और ये यूरेटर से ये जो येलो येलो कलर का है ना, जो आपको दिख रहा होगा, ये यूरेटर जो पाइप है ना, ये वेस्ट को कहां भेजता है, ये वेस्ट को भेजता है बेटा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, जो ये ओवल शेप का है, कुछ ऐसे ओवल शेप का, ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब यहां जाके जो हमारा यूरिन होता है बेटा, जो हमारा वेस्ट होता है, वो यहां जाके स्टोर हो जाता है बेटा, यहां जाके स्टोर हो जाता है, मतलब इकट्ठा होता जाता है, आप ऐसा समझ लो। तो ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। और फिर इसके बाद यहाँ पे एक पाइप जा रहा है, ये पाइप जो ना, ये है यूरेथ्रा। ये सब आपको याद रखने हैं बेटा, यूरेथ्रा ये रहा, ये पाइप के थ्रू फिर फाइनली जो है ना हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर हो जाता है। फाइनली ये यूरेथ्रस जो पाइप है बेटा, इसके थ्रू जो है ये हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। अब ये जो स्टोरेज हाउस है ना, आपने कभी फील किया होगा कि जब भी बेटा हमें मतलब यूरिन के लिए जाना होता है, जब भी हमें एक मतलब एक नेचुरल कॉल आती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, हमें फील होता है ना, एक प्रेशर फील होता है बेटा। आपने कभी फील किया होगा ये चीज कि जो हमारा वेस्ट जब बॉडी से बाहर निकलने के लिए मतलब एक एक प्रेशर हमें लगाता है, तो हमारे जो स्टमक वाला पार्ट होता है, उसकी जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जो मतलब वेस्ट वाला पार्ट होता है, तो वहां पे हमें पेन होनी स्टार्ट होती है कई बारी। लेट से अगर मान लो आपको यूरिन के लिए जाना है, लेकिन आप किसी रीजन की वजह से नहीं जा पा रहे हो, तो आपको आपके जो स्टमक के नीचे वाला वेस्ट वाला पार्ट होता है, उसके आसपास कई बारी पेन होने लग जाती है। तो ये पेन क्यों होती है, तो ये पेन होती है बेटा, जो ये यूरिनरी ब्लैडर वाला पार्ट है ना, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये भर जाता है, ये वेस्ट से पूरी तरीके से भर जाता है, और ये प्रेशर एक्सर्ट करता है कि भैया अब मुझे बाहर निकलना है। तो इसकी वजह से अगर आप किसी भी रीजन की वजह से अपने यूरिन को पास नहीं करवा पा रहे हो, तो फिर यहां पे आपको पेन होना स्टार्ट हो जाती है, इस पर्टिकुलर पार्ट पे आपको पेन होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये प्रेशर एक्सर्ट करता है पास आउट होने के लिए। क्योंकि यहीं पे स्टोरेज होती है बेटा वेस्ट की, जो हमारा लिक्विड वेस्ट है उसकी स्टोरेज इसी पार्ट पे होती है, तो इसलिए आपको पेन भी यहीं पे होता है। ये चीज मैंने आपको यहां पे बेटा क्लियर करी है। अब यहां पे मेजर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो पेपर के लिए, वो आएगा, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, ये यूरिन बनता कैसे है, मतलब पूरा प्रोसेस क्या है यूरिन को बनने का। तो ये पेपर के लिए मोस्ट बेटा सीधा 5 मार्क्स का आता है। एक सेकंड रुकना बेटा। बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, वो आएगा, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस। ये बेटा सीधा सीधा आपका 5 नंबर का आ जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है बेटा इस बारी थोड़ा सा हमारा चेंज हुआ है, तो अगर एमसीक्यू फॉर्म होता है तो फिर हमें इतना लंबा आंसर याद करने की जरूरत नहीं होगी, बट कॉन्सेप्ट तो आपको यहाँ पे समझना ही है, ठीक है। तो 5 मार्क्स का आपका पेपर में क्वेश्चन बनता है बेटा विद डायग्राम, ठीक है। अब कैसे क्या होता है बेटा, कैसे यूरिन प्रोड्यूस होता है, तो वो अब हमें यहाँ पे ध्यान से समझना है। देखो क्या बोल रहा है, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। अब कह रहा है सबसे पहली जो चीज ये है कि यूरिन बनना ही क्यों है। अब बनेगा कैसे वो बात की बातें हैं, बट पहला क्वेश्चन तो ये आता है बेटा कि ये बनना ही क्यों है। तो कह रहे हैं ये बनना इसलिए है क्योंकि जो नाइट्रोजस वेस्ट होते हैं ना बेटा हमारी बॉडी में, वो वेस्ट जो है वो हमारे ब्लड के साथ जाके मिक्स हो जाते हैं। अब क्योंकि वो हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो गए हैं, तो और मैंने आपको बताया कि ये जो नाइट्रोजस वेस्ट होता है बेटा, ये टॉक्सिक वेस्ट होता है, तो ये हमारे ब्लड को में टॉक्सिक फैला देंगे, यानी कि जहर फैला देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हम मर जाएंगे। तो इसलिए इस ब्लड में से ये जो टॉक्सिक ब्लड है हमारा, जो एक जहरीला ब्लड है हमारा, जिसमें ये नाइट्रोजस वेस्ट इकट्ठा हो चुका है, उसको फिल्टर करना जरूरी है। क्योंकि अगर ये जहरीला वाला प्रोडक्ट मेरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया, तो फिर मैं मर जाऊंगा, फिर मैं नहीं बचूंगा। इसको आप ऐसे समझो, आपने कभी सुना है कि बहुत सारे लोग डायलिसिस करवाते हैं। ये डायलिसिस क्या होता है बेटा, डायलिसिस में क्या होता है कि
क्योंकि जो यूरिन फिल्टर होता है ना बेटा, या फिर ऐसा कह लो जो टॉक्सिक ब्लड है, वो फिल्टर जो होता है ना वो किडनी में होता है बेटा, किडनी में। किडनी के अंदर एक हमारे पास सब्सटेंस होता है जो भी हम पढ़ेंगे, नेफ्रॉन बोलते हैं उसको, तो वो फिल्टर करता है। अब जब किसी इंसान की किडनी फेल हो जाती है, तो फिर उसकी बॉडी जो है ना, वो इस टॉक्सिक ब्लड को प्योर नहीं कर पाती। और ऐसी सिचुएशन में अगर ये टॉक्सिक ब्लड उसकी बॉडी में सर्कुलेट हो गया तो वो तो मर जाएगा। तो इसलिए उसकी बॉडी को टाइम टू टाइम डायलिसिस करवाना पड़ता है, ताकि उसका ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है वो बॉडी में सर्कुलेट ना हो जाए। ठीक है, डायलिसिस जो है एक एक आर्टिफिशियल तरीका है बेटा वेस्ट को बाहर निकालने का और ब्लड को प्योर करने का। जो काम हमारी किडनी नहीं कर पाती, फिर वो हम मशीन से, जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं, उससे करवाते हैं। अब क्यों करवा रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पे रीजन बता दिया बेटा, क्योंकि जो ब्लड है ना बेटा, वो क्या करेगा, अगर वो किसी टॉक्सिक मटेरियल यानी कि जो नाइट्रोजस वेस्ट है, जब उसका मिक्स हो जाएगा तो फिर ये उसको इम्प्योर कर देगा। और अगर ये इम्प्योर ब्लड मेरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया तो फिर हमारी डेथ हो सकती है। आगे क्या बोल रहे हैं, जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनी। कह रहे जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड मेरे ब्लड में घुस जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मेरे ब्लड के लिए या मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको मैं लंग्स के थ्रू बाहर निकालता हूं, इसी तरीके से ब्लड में नाइट्रोजस वेस्ट भी घुस जाता है, जिसको मैं किडनी की हेल्प से बाहर निकालता हूं, किडनी की हेल्प से। और ये नाइट्रोजस वेस्ट का नाम बता रहे हैं बेटा, नाइट्रोजस वेस्ट दो टाइप के यहां पे बता रहे हैं, एक है यूरिया और एक यूरिक एसिड। ये नाम बेटा आपको याद रखने हैं, क्योंकि अब एमसीक्यू आएंगे तो एमसीक्यू में आ सकता है कि नाइट्रोजस वेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये आपको नाम याद रखने हैं बेटा, यूरिया या यूरिक एसिड। ये दो टाइप के नाइट्रोजस वेस्ट हमारी बॉडी में हो सकते हैं, जिसको कौन बाहर निकालता है, किडनी बाहर निकालती है। फिर कह रहे हैं इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज द किडनी। तो कह रहे हैं कि इसमें सरप्राइज होने की बात नहीं है बेटा, कि फिल्ट्रेशन कौन करता है बेटा, फिल्ट्रेशन हमारी करती है किडनी। और किडनी के अंदर कौन करता है बेटा, किडनी के अंदर हमारे करते हैं नेफ्रॉन। कह रहे हैं जिस तरीके से लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है और उसके अंदर भी कैपिलरीज होते हैं, इसी तरीके से हमारी किडनी के अंदर भी बेटा कैपिलरीज होते हैं। कैपिलरीज क्या होते हैं बेटा, वेन्स, नसें जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाती है। ठीक है, तो जिस तरीके से लंग्स के अंदर होती है, वैसे हमारे किडनी के अंदर भी होती है। अब ये कैसे होता है बेटा किडनी के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस, तो वो यहां पे हमें समझ आएगा, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।